जय हिंद बच्चों। कल्पना कीजिए हमारे पास एक बड़ा बास्केट है और उस बास्केट में कई रंग की बॉल हैं और अगर इनमें से रैंडमली मैं आपसे प्रश्न करूं कि इनमें पीले रंग की बॉल की संख्या कितनी है या लाल रंग की बॉल काले रंग की बॉल से कितनी कम या अधिक है, और अगर मैं यहाँ प्रश्न करूं कि सफ़ेद रंग की बॉल की संख्या बाकी बॉल की संख्याओं से कम है या ज़्यादा है, तो हमें इसका उत्तर ढूंढने के लिए सभी बॉल को अलग कर उनकी काउंटिंग करनी होगी। अब दूसरे तौर पर हम देखते हैं कि जब हमारे पास इसी बास्केट में रखी हुई सारी बॉलों को पहले हम उनके रंग के अनुसार अलग अलग कर लेते हैं और फिर उनकी संख्याओं को गिन लेते हैं, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि किस प्रकार की बॉल की संख्या कितनी है, कौन सी कलर की बॉल कम है या ज़्यादा है। तो जब हमने अलग अलग कलर की बॉल को उनके गुण उनकी विशेषताओं के आधार पर अलग अलग कर दिया, तब हमें इन बॉल्स के बारे में जानकारी को समझना बहुत आसान हो गया। इसी प्रकार से जब समंक हमारे सामने होते हैं, जब डेटा हमारे सामने होते हैं, तो वो डेटा इतने जम्बल्ड होते हैं कि उन्हें समझना आसान नहीं होता, और जब हम इन्हीं सारे आंकड़ों को या डेटास को वर्गीकृत कर देते हैं उनकी विशेषता और गुण के आधार पर, तब वे समझने में आसान हो जाते हैं और बहुत आसानी से हम इन आंकड़ों को व्यवस्थित ढंग से जान सकते हैं। यही पूरी प्रक्रिया क्लासिफिकेशन या फिर वर्गीकरण कहलाती है। बच्चों, यहाँ पर वर्गीकरण की कुछ विशेषताएं हमें दिखाई दे रही हैं, जैसे वर्गीकरण तथ्यों को स्पष्ट रूप से समझने में मदद करते हैं। दूसरी बात, समंकों का जब हम वर्गीकरण कर देते हैं तो यह गणितीय दृष्टि से बहुत आसान हो जाते हैं और अब हम इनके गणितीय परिणाम ज्ञात कर सकते हैं। समंकों की अगली विशेषता यह होगी कि यह तथ्यों को सरल बना देते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा था कि जब समंकों को हम अलग अलग वर्गों में बांट देते हैं तो उनके सजातीयता के आधार पर, गुण के आधार पर अलग अलग वर्गों में बटे हुए समंक अब हमें अलग प्रकार की सूचनाएं प्रदान करते हैं। जब हम वर्गीकरण की अगली विशेषताएं देखें तो यह एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। जब समंक वर्गीकृत हो जाते हैं तब यह किसी न किसी प्रकार से हमें कोई एक साइंटिफिक क्लू या साइंटिफिक रिजल्ट प्रोवाइड करता है। बच्चों, समंकों का वर्गीकरण 4 विधियों से किया जा सकता है। इसमें पहली विधि जिसे हम देख रहे हैं यह है समय अनुसार वर्गीकरण। समय अनुसार वर्गीकरण में हम समय को आधार मानते हुए आंकड़ों का वर्गीकरण करते हैं। उपरोक्त उदाहरण में हम देख रहे हैं कि भारत की जनसंख्या अलग अलग वर्षों में अलग अलग आंकड़ों से प्रदर्शित हो रही है। तो जहां पर 1951 में जनसंख्या 35.7 करोड़ थी, वहीं 1961 में यह 43.8 करोड़ हो गई, और जहां 1971 में जनसंख्या 54.6 करोड़ है, तो यही यहाँ पर आगे 1981, 1951, 2001 और 2011 में हम अलग अलग जनसंख्या के आंकड़ों को देख पा रहे हैं, और यही समय के आधार पर वर्गीकरण को प्रदर्शित कर रहा है। जब हम जनसंख्या का वर्गीकरण भौगोलिकता के आधार पर करते हैं, यानी राज्य, जिला, क्षेत्र, शहर, कस्बा, जब इनके आधार पर वर्गीकरण होता है जो कि किसी भी भौगोलिक स्थिति को प्रदर्शित करे, तो यह भौगोलिक वर्गीकरण कहलाता है। यहाँ भी हम उदाहरण में देख रहे हैं कि विभिन्न देशों में हम गेहूं के उत्पादन को देख पा रहे हैं, जैसे चीन, भारत, अमेरिका, फ्रांस, रूस और ऑस्ट्रेलिया हमें भौगोलिक स्थिति को बता रहे हैं, जो कि अलग अलग देश की भौगोलिक स्थिति के आधार पर वहां के उत्पादन स्तर को बता रहे हैं। तो यह वर्गीकरण भौगोलिकता के आधार पर होगा। फिर है संख्यात्मक वर्गीकरण। जब हम वर्गीकरण को घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में या फिर एक आरोही या अवरोही क्रम में रखकर करते हैं तो यह संख्यात्मक वर्गीकरण कहलाता है। संख्यात्मक वर्गीकरण में व्यक्तियों का वजन, लंबाई, वेतन और इस प्रकार के अन्य चरों को आसानी से प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसा कि हम उदाहरण में देख रहे हैं कि मजदूरों की
हम मजदूरी को संख्यात्मक रूप में व्यक्त कर रहे हैं, जहां पर साप्ताहिक मजदूरी और मजदूरों की संख्या को दर्शाया गया है। वर्गीकरण की अगली विधि है गुणात्मक वर्गीकरण। जब समंकों का वर्गीकरण किसी न किसी गुण के आधार पर किया जाए, जैसे स्वास्थ्य, सुंदरता, साक्षरता, धर्म, व्यवसाय, तब यह गुणात्मक वर्गीकरण कहलाएगा। गुणात्मक वर्गीकरण भी दो प्रकार का होगा, एक सरल वर्गीकरण और दूसरा बहुगुणी वर्गीकरण। जैसा कि इनके नाम से ही हमें समझ आ रहा है, सरल वर्गीकरण में हम किसी एक गुण को आधार मानते हुए समंकों का वर्गीकरण करेंगे और बहुगुणी वर्गीकरण में हम एक से ज्यादा गुण को लेते हुए समंकों का वर्गीकरण करेंगे। यहाँ आपके सामने दोनों ही उदाहरण प्रस्तुत हैं। पहले वाले उदाहरण में हमने जनसंख्या को केवल एक ही गुण के आधार पर डिवाइड किया, साक्षरता और निरक्षरता। वहीं दूसरे उदाहरण में हम देख रहे हैं कि अब हमने जनसंख्या को अनेक गुणों के आधार पर अनेक बार वर्गीकृत किया है। जैसे जनसंख्या, इनको दो भागों में वर्गीकृत किया हमने, या दो गुण के आधार पर, पुरुष और स्त्री। फिर पुरुष में भी ग्रामीण और शहरी, ग्रामीण में भी हमने एक अलग गुण को इन्वॉल्व कर लिया, विवाहित, अविवाहित। अब इनमें विवाहित और अविवाहित को भी हम अनेक कई गुणों में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो जब वर्गीकरण गुण के आधार पर कई गुणों के साथ किया जाए तब वह बहुगुणी वर्गीकरण कहलाता है। बच्चों, जब हम संख्यात्मक वर्गीकरण करते हैं तब संख्याओं के वर्गीकरण को संख्यात्मक रूप से प्रस्तुत करने के लिए हमें कुछ विशेष शब्दों को जानना आवश्यक होता है, जिसे हम संख्याओं की टर्मिनोलॉजी भी कह सकते हैं, या फिर इसको हम टर्मिनोलॉजी ऑफ क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन के नाम से जान सकते हैं। सबसे पहला शब्द है जिसे हम चर कहते हैं। चर किसी भी संख्यात्मक या आंकिक तत्वों को चर कहा जा सकता है। यह वह संख्यात्मक इकाइयां हैं जो आकार में घटती बढ़ती रहती हैं, जैसे किसी विद्यार्थी की ऊंचाई या किसी विद्यार्थी की आयु। तो जब चर में परिवर्तन हो तब यह संख्यात्मक रूप से चर कहलाता है। चर दो प्रकार के होते हैं, एक सतत या अखंडित चर और दूसरे विविक्त या फिर खंडित चर, जिसे हम कंटिन्यूअस वेरिएबल्स या फिर डिस्क्रीट वेरिएबल्स के नाम से जानते हैं। बच्चों, यहाँ पर हमें कुछ समंक दिखाई दे रहे हैं। ऊपर वाले बॉक्स में हमने प्राप्तांक और यहाँ छात्रों की संख्या को दर्शाया है। प्राप्तांकों को देखने से यह जानकारी प्राप्त होती है कि 0 से लेकर 10 अंक प्राप्त करने वाले छात्र 3 हैं और 10 से लेकर 20 अंक प्राप्त करने वाले छात्र 12 हैं, और इसी प्रकार अन्य जानकारी भी हमें प्राप्त हो रही है। यहाँ पर 0 और 10 हमें निश्चित सीमा के बारे में बता रहे हैं, यानी यहाँ पर प्राप्तांक 0 से लेकर 10 कितने भी हो सकते हैं, यानी वह 9, 8, 2, 5 कोई भी अंक हो सकता है। तो जब प्राप्तांक किसी निश्चित सीमा के अंतर्गत दर्शाए जाएं, तो यह सतत चर कहलाते हैं। सतत चर जिसमें मान निश्चित सीमाओं के भीतर दर्शाए जाते हैं। जैसे यहाँ छात्रों की संख्या 3 है, ये वे छात्र हैं जो 0 से लेकर 10 अंक प्राप्त कर रहे हैं। वहीं 10 से 20 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 12 है। यहाँ 10 से लेकर 20 अंक कोई भी हो सकता है, 11, 15, 18, पर अंक 10 से लेकर 20 के बीच में होना चाहिए। तो जब हमें कोई भी अंक निश्चित सीमाओं के अंतर्गत होने का बोध कराते हैं तो वे सतत चर कहलाते हैं। दूसरा है खंडित चर। खंडित चर वे होते हैं जिनका मूल्य निश्चित होता है, जो किसी सीमाओं के अंतर्गत नहीं हो। जहां पर मान या मूल्य निश्चित हो, ऐसे चर खंडित चर की श्रेणी में आते हैं। और यहाँ पर विविक्त या खंडित चर का मान निश्चित होता है, यह एक पूर्णांक के रूप में होता है और इसमें कोई भी विस्तार नहीं होता, यानी इसमें कोई सीमाएं नहीं होती। इस उदाहरण को देखने से हमें स्पष्ट है कि यहाँ पर कुछ परिवार दिए हुए हैं और परिवार के अंतर्गत सदस्यों की संख्या दी हुई है। यह सदस्य संख्या निश्चित है, यानी इनका मान निश्चित है। ए परिवार में सदस्य संख्या 5, बी परिवार में 3, सी परिवार में 4
और जब यहाँ पर मान निश्चित है जिसमें कोई भी वृद्धि या कमी नहीं हो रही, ऐसे चर को हम खंडित चर कहें। बच्चों, यहाँ कुछ संख्याएं हमारे सामने हैं। इन संख्याओं को देखने से हम किस चीज का पता लगा पाते हैं? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40। सांख्यिकी में इसे हम क्लास कहते हैं। ये कहलाता है क्लास, जिसे हम वर्ग कहते हैं। और वर्ग हमें ये बताता है कि किसी एक अंक के लिखी हुई किसी निश्चित सीमाएं क्या हैं, यानी इन अंकों की सीमाएं क्या हैं। और जब यह सीमाओं के अंतर्गत प्रदर्शित किया जाता है तो इसे वर्ग या फिर क्लास कहा जाता है। यहाँ एक चीज हमें और दिखाई देती है कि यहाँ इनके बीच का अंतर कितना है? 0 से 10 के बीच का अंतर 10, वहीं 10 और 20 के बीच का अंतर भी 10 है, और 20 और 30 के बीच का अंतर भी 10 है। तो इस प्रकार सभी वर्गों में, सभी क्लास में जो अंतर आ रहा है वह 10 का अंतर प्रदर्शित कर रहा है। का मतलब सभी वर्ग 10-10 के अंतर से चल रहे हैं। तो जब अंतर समान है इसे हम क्लास इंटरवल कहते हैं। यह क्लास इंटरवल कहलाता है, जो यह बताता है कि सारे वर्ग एक निश्चित सीमा के बाद अलग अलग वर्गों में बटे हुए हैं या निश्चित सीमाओं के अंतर से अलग अलग वर्गों में बटे हुए हैं। तो यह कहलाएगा क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल में जब हम यहाँ देखते हैं, यह जो 0 है यह निम्नतम सीमा यानी लोअर लिमिट को बता रहा है, और 10 हमें इसकी अधिकतम सीमा यानी अपर लिमिट को बता रहा है। यह वह क्लास है जो यह बताएगा कि यहाँ पर लिखे हुए अंक 0 से कम नहीं है और 10 से अधिक नहीं है। तो 0 को हम लोअर लिमिट L1 से प्रदर्शित करेंगे और 10 को हम अपर लिमिट L2 से प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पर एक क्लास इंटरवल बना 0 to 10, जिसमें L1 0 है और L2 10 है। दूसरे क्लास इंटरवल में भी 10 हमें वह सीमा बता रही है कि यह संख्याएं 10 से कम नहीं है और अपर लिमिट में यह 20 से ज्यादा नहीं है। जब हम इनकी संख्याओं को इनकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट से प्रदर्शित करते हैं तो यह वर्ग सीमाएं कहलाती हैं, जिसे हम क्लास लिमिट्स कहते हैं। जब हम इन समंकों को व्यक्त करेंगे तब यह x की वैल्यू को प्रदर्शित करती है। x मतलब चर, जिसका मान या जिसके संबंध में हमें कोई परिणाम ज्ञात करना है। पर जब हमें एक चर का परिणाम ज्ञात करना है तो वह निश्चित तब तक नहीं होगा क्योंकि यह हमें 0 से लेकर 10 किसी भी परिणाम को बता सकता है, किसी भी क्लास इंटरवल को बता सकता है। तो इसकी सुनिश्चितता को जानने के लिए अब हम इसका मध्य मूल्य निकालते हैं, जिसे हम मिड वैल्यू कहते हैं। मिड वैल्यू निकालने का तरीका, हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला है। फॉर्मूले के द्वारा हम इसकी मिड वैल्यू निकालेंगे, जिसमें फॉर्मूला होता है L1 प्लस L2 अपॉन 2। उपरोक्त क्लास इंटरवल में लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 10 है, और जब हम इसको 2 से भाग देंगे तो हमारे पास मध्य मान कितना आएगा? 5। और यहाँ पर हम अब मध्य मान कितना लिख सकते हैं? 5। इसी प्रकार दूसरे क्लास इंटरवल में लोअर लिमिट 10 है और अपर लिमिट 20 है। पुनः वही फॉर्मूला लगाने के बाद L1 प्लस L2 लगाने के बाद हमें संख्या क्या ज्ञात होती है? 10 प्लस 20 बराबर 30, और जब 2 से इसको भाग दिया तो यह हमें मध्य मूल्य कितना मिलेगा? 15। इसी प्रकार अन्य चीजों को ज्ञात करने पर भी हमें प्रत्येक क्लास इंटरवल के मध्य मूल्य निकल जाते हैं। तो मध्य मूल्य वह मान है जो इस पूरे क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू को या इसकी मध्य मान को बताता है। बच्चों, यहाँ हम कुछ अंक लिख रहे हैं। इन अंकों को देखने पर मैं ये ज्ञात कर पा रही हूं कि यहाँ पर 2 अंक कितनी बार रिपीट हुआ? 3 बार रिपीट हुआ। और हमारा 3 अंक यह भी कितनी बार रिपीट हुआ? यह भी 3 बार रिपीट हुआ है। वहीं 4 हमारे सामने कितनी बार आया है? 4 बार। तो जब अंकों के रिपीटेशन को यानी उनकी आवृत्ति को प्रदर्शित किया जाता है तो यह उन अंकों की आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी कहलाती है, जो हमें किसी भी सीरीज में
या किसी भी आंकड़ों में इस प्रकार दिखाई देती है। जैसे 2 अंक कितनी बार रिपीट हुआ? 3 बार। 4 अंक कितनी बार रिपीट हुआ? 4 बार। और 3 अंक यह कितनी बार रिपीट हुआ? यह हुआ 3 बार। तो ये इसकी रिपीटेशन को बता रहा है, यह इसकी आवृत्ति कहलाएगी, जिसे सांख्यिकी भाषा में हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं और इसे हम f से दर्शाते हैं। रचना के आधार पर हम श्रेणियों का विभाजन निम्न प्रकार से कर सकते हैं, जिसमें पहला है व्यक्तिगत श्रेणी, जिसे हम इंडिविजुअल सीरीज कहते हैं। जब समंकों का मापन इस प्रकार से हो कि प्रत्येक अंक केवल एक ही बार आए, यानी जब प्रत्येक अंक का मापन व्यक्तिगत तौर पर हो तो इसे हम व्यक्तिगत श्रेणी कहते हैं। जैसे यहाँ पर 16 अंक 22, 25, 18, 3 और 2 ये वे अंक हैं जो केवल एक ही बार श्रेणी में दर्शाए जा रहे हैं, यानी जब यह केवल अपने ही मापन को प्रदर्शित करें तब यह व्यक्तिगत श्रेणी कहलाती है। इन्हें हम आरोही एवं अवरोही क्रम में रख सकते हैं, यानी इन्हें हम घटते क्रम में और बढ़ते क्रम में प्रदर्शित कर सकते हैं। दूसरा है खंडित श्रेणी। खंडित श्रेणी जब किसी भी प्रकार के लिखे हुए अंक हमें यह बताएं कि वह अंक कितनी बार आवृत हुए हैं। जैसे 16 अंक अगर 3 बार आया है और 18 अंक अगर 2 बार आया है, 20 अंक अगर 4 बार आया है और 21 अंक अगर 1 बार आया है, तो यह इसकी आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी को बता रहे हैं। यानी कोई भी अंक केवल एक ही बार मापित नहीं हुआ है, इनका मापन 3 बार, 18 अंक का मापन 2 बार, 20 अंक का 4 बार और 21 अंक का 1 बार हुआ है। तो जब इसका मापन कई बार होता है तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी शो की जाती है, और जब समंक फ्रीक्वेंसी के साथ होते हैं तो इसे हम खंडित श्रेणी या फिर डिस्क्रीट सीरीज कहते हैं। तीसरा है सतत श्रेणी। सतत श्रेणी जिसे हम कंटिन्यूअस सीरीज कहते हैं। कंटिन्यूअस सीरीज जो कंटिन्यूटी को बताए। जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि अगर कोई भी अंक किसी भी सीमा के अंतर्गत हो, उसकी न्यूनतम सीमा और अधिकतम सीमा को प्रतिशत करते हुए अंकों का मापन किया जाए तो यह कहीं उनकी कंटिन्यूटी को बताता है, यानी अंक 0 से लेकर 10 तक कोई भी हो सकता है। तो यह जब कंटिन्यूटी को बताए तो इसे हम सतत श्रेणी कहते हैं, और इसमें समंकों को लोअर लिमिट अपर लिमिट के साथ वह अंक कितनी बार रिपीट हुआ है इसका प्रदर्शन भी किया जाता है, और इसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यह इसके क्लास इंटरवल या क्लास को बताता है। बच्चों, इन दोनों श्रेणियों में हमें क्या अंतर दिखाई दे रहा है? यहाँ हम देख रहे हैं कि पहले वाले इसमें क्लास इंटरवल में जो पहले वाले क्लास की अपर लिमिट है वह दूसरे वाले क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट से नहीं मिलती, और इसी प्रकार दूसरे क्लास इंटरवल की जो अपर लिमिट है वो तीसरे क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट से नहीं मिलती है। यानी जब हमारे क्लास इंटरवल इस प्रकार बने कि उनकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट अगले क्लास इंटरवल से बिल्कुल मैच ना करे, समावेशी श्रेणी कहते हैं, इंक्लूसिव सीरीज कहते हैं। लेकिन यहाँ जब हम देख रहे हैं तो एक क्लास इंटरवल की अपर लिमिट दूसरे क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट बन गई है। इन दोनों में समानता है। इसी प्रकार दूसरे क्लास इंटरवल की अपर लिमिट तीसरे क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट बन चुकी है। तो यहाँ पर जब इनमें समानता हो तो इसे हम अपवर्जी श्रेणी कहलाती है। इसे हम एक्सक्लूसिव सीरीज कहते हैं। और इस प्रकार की सीरीज जिसमें कोई भी समानता देखने को नहीं मिलती, इस प्रकार की श्रेणी समावेशी श्रेणी कहते हैं, इंक्लूसिव सीरीज कहते हैं। बच्चों, यहाँ पर हम कुछ लड़के और लड़कियों की संख्या को प्रदर्शित कर रहे हैं, लेकिन यह लिखे हुए अंक हमें अभी भी किसी भी संदर्भित सूचना को देने में असमर्थ हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने समंकों को इकट्ठा तो कर लिया है, उनको 2 वर्गों में बांट भी दिया है, यानी हमने अंकों का वर्गीकरण भी कर लिया है, लेकिन अभी भी यह हमें
पूरी तरह से सूचनाओं को देने में समर्थ नहीं है। तब हम इन सूचनाओं को एक प्रॉपर फॉर्मेट में प्रदर्शित कर देते हैं और जब हम इन्हें सही तरीके से सारणीबद्ध रूप में दर्शाते हैं तब यह सूचनाएं हमें और भी सरलता से समुचित जानकारी प्रदान करने के योग्य हो जाते हैं। समंकों को सारणीबद्ध करने का मुख्य उद्देश्य होता है समंकों को तुलना में सहायक बनाना, समंकों को समझने में सरल बनाना, विश्लेषण में सहायक होना, साथ ही साथ समंकों को सही ढंग से प्रस्तुत करने के लिए चित्रों एवं बिंदुरेखीय प्रदर्शन के लिए इनकी सहायता प्राप्त करना, अनुसंधान का उद्देश्य प्रकट करना और इनके आधार पर अशुद्धियों की जांच करना। इस प्रकार सारणीयन या क्लासिफिकेशन के साथ साथ जो हम टेबुलेशन करते हैं वह अपने कुछ निश्चित उद्देश्य लिए हुए होता है। बच्चों यहाँ पर जो हम एक टेबल देख रहे हैं यह सारणी का आदर्श रूप प्रस्तुत कर रहा है। यानी हम टेबल तो बना लेते हैं पर वह टेबल आदर्श या एक मॉडल टेबल किस प्रकार से बने तो इसमें कुछ निश्चित तत्वों का होना आवश्यक है। जैसा कि हम इस टेबल में देख रहे हैं हमें इस टेबल से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो रही हैं और इनको हम अब क्रमवार देखेंगे, जिसे हम कह सकते हैं कि सारणी को बनाने के नियम क्या हो सकते हैं। सर्वप्रथम सारणी का क्रमांक। जब हम कोई सारणी बनाते हैं तो हम वहां पर सर्वप्रथम एक क्रमांक अंकित करते हैं जो यह बताता है कि यह सारणी का कौन सा क्रमांक है। सारणी के क्रमांक के बाद सबसे पहले हम बिल्कुल मध्य में शीर्षक को इंगित करते हैं और शीर्षक हमें यह बताता है कि यह टेबुलेशन किस चीज या किस उद्देश्य को लेकर के हुआ है। इसके बाद है स्तंभ। स्तंभ सारणी के वे सारे कॉलम हैं जो समंकों और तथ्यों के निर्माण में सहायता प्रदान करते हैं और यह तथ्यों का आधार होते हैं। स्पष्टता। समंकों को सारणी में सुनियोजित एवं वैज्ञानिक रूप से प्रदर्शित करने के लिए यह आवश्यक है कि यहाँ पर सारे समंक स्पष्ट रूप से दर्शाए जाएं, यानी कोई भी जगह बहुत ज़्यादा खाली ना हो और कोई भी समंक आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए प्रदर्शित ना हो। इसके बाद है आकार। सारणी ना तो बहुत ही बड़ी बननी चाहिए और ना ही बहुत छोटी बननी चाहिए, बस यह समस्याओं के साथ साथ सामूहिक चीजों को इंगित करते हुए प्रदर्शित होनी चाहिए। इसके बाद है व्यवस्थित तथ्य। सारणी में दिखाए जाने वाले सारे तथ्य निश्चित क्रम में प्रदर्शित होने चाहिए। सारणी का मुख्य भाग हमें यह बताता है कि सभी संख्यात्मक तथ्यों को स्तंभ और पंक्तियों के अनुसार, शीर्षक और उपशीर्षक के अनुसार विभाजित करते हुए हमने किस प्रकार से प्रदर्शित किया है। जैसे मुख्य भाग में हमने पंक्ति और शीर्षक में स्थिति के आधार पर कुल शहरी और ग्रामीण जनसंख्या को दर्शाया है, जिसमें पहले कॉलम में हमने लिंग के आधार पर दोनों पुरुष वर्ग और स्त्री वर्ग को बांटा हुआ है। फिर इसमें से हमने श्रमिकों की संख्या को प्रदर्शित किया हुआ है। तो यह वह मूल भाग है जो समस्त अंकों को व्यवस्थित ढंग से प्रदर्शित करता है। आवश्यकता पड़ने पर हम किसी एक तथ्य के लिए एक से अधिक सारणी बना सकते हैं और समंकों को इस प्रकार से स्तंभ में प्रदर्शित किया जाना चाहिए कि उनकी तुलना करना सरल हो सके। उपरोक्त सारणी से हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हम श्रमिकों की संख्या ग्रामीण और शहरी परिवेश में आसानी से अलग अलग करके इनकी तुलना करना सरल हो पा रहा है। जैसे शहरी क्षेत्र में पुरुषों की संख्या अगर 7 है और वहीं ग्रामीण क्षेत्र में यह संख्या 17 है। इसके बाद है स्रोत। यहाँ पर इस बात का भी उल्लेख करना आवश्यक है कि हमने समंकों को किस स्रोत से प्राप्त किया है। जैसा कि इस टेबल में हम देख रहे हैं, स्रोत में हमने भारत को जनगणना को आधार माना है, तो यह सारणी के अंत में प्रदर्शित किया जाता है और जिसमें हम समस्त स्रोतों की जानकारी विस्तृत ढंग से देते हैं। इसके बाद है टिप्पणी। जरूरत पड़ने पर सारणी को और ज़्यादा मौलिकता प्रदान करने के लिए हम अगर कोई और जानकारी देना चाहते हैं तो उसे विशेष टिप्पणी के अंतर्गत उपलब्ध करा सकते हैं। बच्चों, आज की कक्षा में हमने
समंकों के वर्गीकरण को विधिवत ढंग से समझा और सांख्यिकी क्षेत्र के अंतर्गत हमने समंकों में वर्गीकृत करने के लिए इसकी शब्दावली से संबंधित सभी शब्दों को भी समझा और हमने श्रेणियों के प्रकारों को देखा। सभी श्रेणी के प्रकारों को समझने के बाद आज मेरा आपसे प्रश्न है, क्या वस्तुओं को वर्गीकृत करने से कुछ लाभ होते हैं? अगर लाभ होते हैं तो इसे दैनिक जीवन के किसी एक उदाहरण से समझाइए। मुझे आशा है आप कोई भी दैनिक जीवन का उदाहरण लेते हुए आसानी से इनके लाभों का वर्णन कर सकते हैं। धन्यवाद।